हेलो एवरीवन, आई एम मीन और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 88। केतन ने जब बंदूक अपने ऊपर तानी, वो सौरभ जी की तरफ देख एक घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, जाते जाते तुम्हें ये बता दूं कि जब तुमने अपने लिए रिमा का हाथ अजय से मांगा था तब अजय ने तुम्हें मना किया क्योंकि मैंने ही उससे कहा था। आखिर तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी थी तो तुम अपनी मोहब्बत के साथ कैसे खुश रह सकते थे? और तुम्हारी कंपनी में जो भी घपला अजय ने किया आज तक, वो सब भी मेरे कहने पर किया। मुझे भले ही अंजलि की जान लेने का दुख है, लेकिन तुम्हारे साथ ये करने का दुख ना कभी था, ना कभी होगा। और ये कहने के अगले ही पल केतन ने ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद उसका शरीर लहूलुहान और बेजान सा वहां जमीन पर गिर पड़ा। वहीं उसके ऐसा करते ही सब लोग घबरा गए। रिवा ने वंश के सीने में अपना सर छुपा लिया, वहीं वंशिका ने दर्श के, कल्याणी जी ने तो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। पर दो लोग थे जो केतन की मौत से ज्यादा उसकी कही बातों को लेकर हैरान थे, और उनकी आंखों में आंसू बखूबी झलक रहे थे। वो थे रिमा जी और सौरभ जी। पर वहीं अजय ये सब देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर खुद को बचाने के लिए अपने कदम वहां से पीछे लेने लगा कि तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ उसे धर दबोचा। इस पर अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पुलिस उसके पीछे खड़ी है। तभी इंस्पेक्टर वंश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सिसोदिया, आपने हमें बुलाया, लेकिन यहाँ ये सब। और ये कहते हुए वो केतन की लाश की तरफ इशारा कर रहे थे। इस पर वंश उन्हें देखते हुए बोला, जी इंस्पेक्टर, मैंने आपको बुलाया क्योंकि ये मिस्टर अजय जेल से बाहर आए नहीं कि पहुंच गए यहाँ अपने बॉस के साथ हमसे बदला लेने। फिर उसके बॉस केतन ने यहाँ कबूल किया हम सबके सामने कि उसी ने लेट मिसेस अंजलि अग्रवाल की जान ली थी और उसके बाद खुद की जान ले ली। तो प्लीज आप अजय को भी हैंडल करें और इस केतन का भी कुछ करें। जिसे सुन इंस्पेक्टर ने अजय को कांस्टेबल की तरफ धकेला तो कांस्टेबल ने उसके हाथों को हथकड़ी लगा दी और उसे ले जाने लगा। वहीं इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए बाकी कांस्टेबल की तरफ इशारा कर उन्हें बॉडी को ले जाने के लिए कहा और खुद सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लगा। बाकी सब ने अपने स्टेटमेंट दे दिए थे, पर रिमा जी शौक के मारे कुछ कह ही नहीं पा रही थी। इस पर इंस्पेक्टर उन सब की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है इन्हें संभलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो हम इनका स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड कर लेंगे। ये कहते हुए वो सौरभ जी, दर्श और वंश से हाथ मिलाकर वहां से चले गए। पुलिस के वहां से जाते ही सौरभ जी सोफे पर बैठ अपने हाथों के बीच अपना सर रख बड़बड़ाते हुए बोले, सब मेरी गलती है। मुझे पहले पता होता कि ये केतन इतना ज्यादा खतरनाक होगा तो मैं इसे अंजलि की जिंदगी से सिर्फ दूर नहीं करता बल्कि बाहर निकाल कर फेंक देता। कुछ भी करता पर उसे कुछ होने नहीं देता। लेकिन मेरी गलती की वजह से दर्श ने अपनी माँ खो दी। मेरी गलती की वजह से अंजलि अब हमारे बीच नहीं रही। सब मेरी गलती है। और ये कहते हुए एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया, जिस पर इतनी देर से खामोश खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा दर्श उनके पास आया और घुटनों पर बैठकर उनका हाथ उनके चेहरे से हटाते हुए अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए भर्राए गले से बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने बहुत कोशिश की माँ को बचाने की, इनफैक्ट उन्हें बचाया, मुझे अपना नाम दिया, उन्हें एक इज्जत भरी जिंदगी दी, मुझे अच्छे संस्कार दिए, अपने जैसा एक इंसान बनाया और वो दर्श अग्रवाल बनाया जिसे आज सारी दुनिया आपके बेटे के रूप में जानती है। आपने सब अच्छा किया। गलती तो उस आदमी की थी पापा, आपकी नहीं। इसलिए खुद को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि माँ को भी ऊपर से ये सब देख अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लिए इतना सब करने वाला इंसान, अपनी दोस्ती के लिए सब दांव पर लगाने वाला इंसान, सब हारने के बाद, सब खोने के बाद ये कह रहा है कि सब उसकी गलती। तो प्लीज ऐसा मत करिए पापा, प्लीज, क्योंकि आपने जो किया है वो कोई नहीं कर पाता, ना दोस्ती में, ना प्यार में। और ये कहते हुए उसने सौरभ जी की आंखों में नमी को साफ किया। इस पर सौरभ जी ने उसे नीचे से उठाया और अपने बगल में बिठाकर उसके गले से लग गए, जिसे देख सब लोगों के चेहरे पर नमी के साथ साथ मुस्कुराहट भी आ गई। तभी कल्याणी जी भी बोली, दर्श बिल्कुल सही कह रहा है सौरभ, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने हर फर्ज निभाया है, इसलिए खुद पर दोष मत डाल। जो भी होना था हो गया, अब आगे का सोच। पुरानी बातों को कुरेद कर खुद को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सौरभ जी उनकी ओर देख हल्का सा मुस्कुरा दिए और हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोले, आप सही कह रही हैं माँ, क्योंकि
ना गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है और ना ही मेरी दोस्त। और ये कहते कहते उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वही रिमा जी, जो अब तक बुद्ध बने सब कुछ देख रही थी, उन्हें ना जाने क्या हुआ, जो वहां से सीधे मुड़कर तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तभी रिवा उनके पीछे जाने को हुई तो वंशिका उसका हाथ थाम बोली, 1 मिनट भाभी, आंटी के पीछे जाने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं और दर्श भी आप लोगों से इसी बारे में बात करना चाहते थे। जिसे सुन रिवा और बाकी सब भी वंशिका की तरफ देखने लगे। तो वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, हम सोच रहे थे कि अगर अब भी आंटी और पापा साथ आ जाए तो हम सफर की तरह। ये सुन जहां वंश और कल्याणी जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, वहीं रिवा और सौरभ जी हैरान थे। तभी रिवा अपनी हैरानी से बाहर आते हुए जो बोली, उसे सुन सौरभ जी की हैरानी में इजाफा हो गया। क्या कहा रिवा ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।